हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुक्स एंड टॉक्स। मैं आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। प्लीज गाइस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो हम इस वीडियो के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट यूनिट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम इसके अंदर BLLB के फोर्थ सेमेस्टर की ह्यूमन राइट्स डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड एंड नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। आज हम ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज गाइस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इवन ऐसा मैंने सोचा कि आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूं मैं, कि जो मतलब रिपीट हुए हुए हों, या फिर क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस तो आपको प्रीवियस ईयर के एंड में मिल ही जाते हैं वीडियो के लास्ट में। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे आपकी कल की हेल्प हो जाए, तो अगर ऐसा आप लोग चाहते हैं तो मेरे को एक बार इंस्टा पर मैसेज कर देना। मैं आपको एक PDF फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना के शेयर कर दूंगी। लेकिन ह्यूमन राइट्स में प्रॉब्लम ये आती है कि ह्यूमन राइट्स में कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। बहुत कम होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए तो ठीक है, वरना अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या फिर आपने क्वेश्चन पेपर देखे भी होंगे, तो उनमें ये चीज है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं। हाँ, हमेशा अगर ह्यूमन राइट का क्वेश्चन है तो ह्यूमन राइट्स का क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से कहीं ना कहीं मैच करेगा ही करेगा। या फिर ज्यादातर आप क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पूछा जाएगा ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस क्या होता है, जबकि होते दोनों बेसिक राइट्स ही हैं, बस फिर भी उनमें डिफरेंसेस हैं। वो सारी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप ह्यूमन राइट्स पढ़ रहे हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन आनी चाहिए। मेरा इजी सा मानना ये है कि अगर आप ह्यूमन राइट्स पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत कॉन्स्टिट्यूशन पता होनी चाहिए। बस फंडामेंटल राइट्स पता होना चाहिए, उसमें आपका काम हो जाएगा इजी ह्यूमन राइट्स में, ठीक है। तो हम ये सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगे वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। अब है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। जो इसका मेन इंटेंशन था इसे स्टैब्लिश करने का, वो यही था कि जो कमीशन स्टैब्लिश की जाए ताकि जो वुमेन्स है उनको इक्वल लिवलीहुड मिल सके, ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हो सके एंड लॉज बनाए जा सके वुमेन्स के फेवर में। इसलिए ये इंट्रोड्यूस करा गया, ठीक है। जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, इसका जो बिल है वो 1990 में इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा के अंदर। एंड 1992 में ये जो कमीशन थी फॉर्म कर दी गई थी अंडर कमीशन एक्ट 1990 में, ठीक है। ये क्या करते थे, गवर्नमेंट को एडवाइस करते थे पॉलिसीज बनाने के लिए, लॉज बनाने के लिए, ठीक है, ताकि प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड करा जा सके वुमेन्स के राइट्स को। The commission also has power that are vested upon a civil court। इनके कमीशन के पास पावर होती है जो इनके ऊपर दी गई होती है सिविल कोर्ट के द्वारा। On 31st January 1992, the first commission was constituted and was chaired by Jayanti Patnaik। फर्स्ट जो हमारे जो कमीशन थी, जो ह्यूमन राइट्स जो हमारी कमीशन थी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उसको चेयर करा गया था जयंती पातनिक के द्वारा। उसको मतलब वो उसकी चेयरमैन थी, चेयरपर्सन थी, ठीक है। और फर्स्ट जो इसके मेन मेंबर थे इस कमीशन के, वो थे आलोक रावत IAS, जो थे फर्स्ट मेल मेंबर बने थे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के। अब क्या बात करती है, ये जो है ये प्रेजेंट करती है एनुअल रिपोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे एनुअल रिपोर्ट से प्रेजेंट करते हैं। अपनी अदर रिपोर्ट भी प्रेजेंट करते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे, अगर इन्हें लगता है कि हाँ ये फिट है पर्पस के लिए या फिर रिक्वायर्ड है। इन केस एनी रिकमेंडेशन मेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इज नॉट एक्सेप्टेड, द रीजन फॉर नॉन एक्सेप्टेंस शुड बी मेंटेन। अगर ऐसा है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई बात एक्सेप्ट नहीं करी है, तो पार्लियामेंट को उस चीज का जवाब प्रॉपर एक मेमोरेंडम मेंटेन करके देना पड़ेगा कि वो एक्सेप्ट क्यों नहीं हुई है, ठीक है। और यही सेम प्रोसीजर स्टेट लेवल पर फॉलो होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस क्या है NCW की। ये इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ये इससे लाई गई ताकि जो वुमेन्स का स्टेटस है ना उसको जो है इम्प्रूव करा जा सके। क्योंकि पहले के टाइम पे मेल डोमिनेटेड फैमिली हुआ करती थी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज हुआ करती थी। उस चीज के अंदर वुमेन्स की कंडीशन इंप्रूव करने के लिए लाया गया था। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3, आर्टिकल 21 में आर्टिकल 14, ये जो है ये बात करते हैं वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने की, इनको सेफगार्ड करने की। ये जेंडर न्यूट्रल राइट्स हैं, ठीक है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी मेजर्स लिए हैं वुमेन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। टू सजेस्ट द गवर्नमेंट रिगार्डिंग पॉलिसीज रिगार्डिंग वुमेन, ये गवर्नमेंट को सजेस्ट करते थे पॉलिसीज के लिए जो वुमेन्स के रिगार्डिंग होती थी उस मैटर में। इवन एक प्लेटफॉर्म बनाया गया ताकि प्रॉपर ग्रीवेंसेस हो सके। एंड ये रिकमेंडेशन करते थे, लेजिस्लेशन मेजर्स में भी रिकमेंडेशन करते थे
और जो लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं वुमेन्स को लेकर उसको भी देखते थे। ठीक है। अब रीजन की जरूरत क्या पड़ गई एनसीडब्ल्यू लाने की? ठीक है, अब जरूरत ये पड़ी कि 1990 के अंदर क्या था, एपेक्स बॉडी बनाई गई वुमेन्स की, मतलब कि एक एपेक्स बॉडी लाई गई वुमेन्स के लिए। ठीक है, 1990 के अंदर। फिर क्या हुआ, अब अपेक्स बॉडी बनाई गई, वो इसलिए ही तो बनाई गई ना क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी काफी ज्यादा शॉर्टेज थी, जुडिशरी एबिलिटी कम थी, सोशल इंटरेस्ट भी कम था। ठीक है, इसलिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन लाई गई, क्योंकि पहले के टाइम पर लोग वुमेन की तरफ ध्यान नहीं देते थे। इसलिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन लाई गई ताकि उनके जो राइट्स है उनको भी प्रोटेक्ट करा जा सके। टू प्रोटेक्ट द वुमेन बिकॉज दैट टाइम देयर वाज नो वैल्यू वुमेन। ये इसलिए लाया गया ताकि वुमेन्स को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि उस टाइम पे वुमेन्स की वैल्यू नहीं थी, ताकि उस टाइम पे प्रॉपर लॉज नहीं थे, एंड इवन की कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन नहीं थे एवरी फील्ड के अंदर। ठीक है, इसलिए ये एनसीडब्ल्यू लाया गया। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की, तो इसके फंक्शंस काफी चैलेंजिंग होते हैं, एंड इसके फंक्शन पूरे तभी होंगे जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी इफेक्टिवली। ठीक है, तो इसके फंक्शन कुछ इस तरह से है। प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट जो है प्रेजेंट करते हैं हर साल में। इवन अगर ये अप्रोप्रिएट फील करते हैं कि हाँ हमें रिपोर्ट प्रेजेंट करनी चाहिए, तो ये अपनी रिपोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन, देयर शुड बी अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन मेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज। एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन करी गई है। ठीक है। Constantly, all laws are reviewed and necessary amendments and alteration are made to meet the needs of the current. रिव्यू ये इसलिए करते थे, अगर कोई लॉज है उसको ये पहले एक बार रिव्यू करते थे, अगर वुमेन्स को रिलेटेड कोई लॉज आ रहा है तो पहले इसको ये लोग एक बार रिव्यू करते थे, ताकि अगर कोई नेसेसरी अमेंडमेंट हो या कोई ऑल्ट्रेशन करानी हो या फिर कोई मतलब चेंजेस कराने हो, या जो करंट वर्ल्ड की नीड्स को फुलफिल करने के लिए कोई चेंजेस कराने हो, तो ये उन सारी चीजों को देखने के लिए रिव्यू करते थे लॉज को। ठीक है। केस ऑफ वायलेशन, अगर ये देखते थे कि कोई भी केस हुआ है वुमेन्स के राइट को वायलेशन को लेके, तो ये उस पर ड्यू केयर करते थे, उस केस पे काम करते थे। सीओ मोटो नोटिस को ये इश्यू करते थे। ये जो है सीओ मोटो मैटर्स जो थे उसमें जो अपना सीओ मोटो जो था ये इश्यू करते थे, ठीक है, वुमेन्स के वेलफेयर के लिए। Evolution, assessing the development and the progress of women community under the central and state level. एवोल्यूशन ये करते थे कि देखते थे कि कितनी ओवरऑल डेवलपमेंट हुई है वुमेन्स की कम्युनिटी की, स्टेट में भी और सेंटर में भी, उस चीज को लोग एवोल्यूट करते थे। ठीक है। रिकमेंडेशन, ये लोग रिकमेंड करते थे वुमेन्स के राइट को लेकर। ठीक है। स्पेशल स्टडीज एंड इन्वेस्टिगेशन, स्पेशल स्टडीज ये करते थे ताकि एक सिस्टम हो प्रॉपर। ठीक है, एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते थे, मैकेनिज्म ये बनाते थे वुमेन्स के लिए। रिसर्च करते थे ये ताकि अगर कोई भी लॉज है या जो हेल्थ केयर है या फिर सच रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं, इन सारे मैटर्स में लोग रिसर्च भी करते थे। ठीक है। इंस्पेक्शन, inspect the jail remand home to ensure that women staying here are not exploited as they are vulnerable. ये लोग क्या करते थे, अगर कोई है जैसे जेल है या फिर कोई ऐसे होम है जहाँ पे वुमेन्स रह रही हैं, वो चीजें लोग चेक करते थे ताकि उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो रहा हो, इस चीज को ये लोग चेक करते थे। फंडिंग एंड रिपोर्टिंग, ensure there is a fund for litigation of matters relating to women's rights. There should be a periodical reports made under the difficulties faced by women daily. तो ये लोग क्या करते थे, ये फंडिंग एंड रिपोर्टिंग भी करते थे। ठीक है, इन्हें फंड मिलता था लिटिगेशंस के मैटर्स के लिए, वुमेन से रिलेटेड जो भी लिटिगेशन मैटर्स होते हैं उसके लिए इन्हें फंड मिलता था। ठीक है, प्रॉपर पीरियडिकल रिपोर्ट्स ये बना कर देते थे। ठीक है, तो ये सारे काम, ये जो फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शन कौन करता था, एनसीडब्ल्यू करता था, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अब एनसीडब्ल्यू की पावर क्या थी, इनके ऑफर कंसल्टेशन और मेजर पॉलिसीज मैटर हैव एन इफेक्ट ऑन वुमेन, ये सारे जो भी मैटर्स एंड पॉलिसी से रिलेटेड जो भी मैटर है उन सब के ऊपर कंसल्टेशन करते थे। प्रोविजंस मोन्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड देयर फॉर द विटनेस, ये जो प्रोविजंस थे उन सबको एग्जामिन करते थे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। ठीक है। इज द फैसिलिटी टू फॉर्म एनी पब्लिक रिकॉर्ड, इनके पास फैसिलिटी होती थी कि ये कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड को फॉर्म कर सकते हैं, या एफिडेविट्स को रिसीव कर सकते हैं, ये डिस्कवरी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की,
एंड इनोवेशन एंड सोशल कंट्रोल ये कर सकते हैं। तो ये इनकी कुछ पावर्स थी एनसीडब्ल्यू की। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी कंपोजिशन क्या है। तो एक चेयरपर्सन होते थे, 5 नॉमिनेटेड मेंबर होते थे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती थी। जो ऑलरेडी इन सारी फील्ड में हो उन्हें ही नॉमिनेट करा जाता था। जो फीमेल ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज थी, अगर उसके अंदर भी कोई मेंबर मैनेजमेंट में है तो उसे भी नॉमिनेट करा जाता था। 1 मेंबर फ्रॉम शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट है, दोनों में एक एक पर्सन होगा। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। अ पर्सन हु इज एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट, एक पर्सन होगा जो एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट होगा इन सारे मैनेजमेंट में एंड सोशियोलॉजिकल मूवमेंट में जो एक्सपर्ट होगा उनको। एंड ऑफिसर, एक ऑफिसर होगा जो सिविल पोस्ट पर हो या फिर सिविल पोस्ट पर हो यूनियन की, या फिर ऑल इंडियन सर्विस में हो। ठीक है, तो ये कंपोजिशन थी। एक चेयरमैन हो गए, 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स हो गए, 2 मेंबर हो गए, एक हो गए एससी के और एक हो गए एसटी के, और एक एक्सपर्ट हो गए और एक ऑफिसर हो गए। तो ये कंपोजिशन थी हमारी एनसीडब्ल्यू। टेन्योर कितनी थी इनकी? टेन्योर 3 साल तक की थी। ठीक है, और या फिर जब तक इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड कर रखा है तब तक। ठीक है, और ये लोग क्या करते थे? वुमेन्स के राइट्स को सेफगार्ड करते थे। ये लैंडमार्क जजमेंट है, इन केसेस में लैंडमार्क जजमेंट दी गई है। और ये केसेस मैंने यहाँ डिस्कस नहीं करे हैं क्योंकि अगर ये केसेस यहाँ डिस्कस होते तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। ठीक है, आप चाहें तो एक बार इन केसेस को पढ़ लेना, वरना अभी तो नहीं, बाद में मैं अगर कमिंग केसेस पे वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि ये जो केसेस हैं, ये आपके अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होता है या फिर आप जुडिशरी में अपेयर करते हो तो ये केसेस आपके तब काम आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड। Child, according to the Indian census, is some under the age of 14. इंडियन सेंसस के अकॉर्डिंग चाइल्ड वो है जो 14 साल के अंदर है। ठीक है, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स डिफाइन एज अ चाइल्ड। जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुई है ना चाइल्ड राइट्स की, उन्होंने चाइल्ड को डिफाइन करा है। एनी ह्यूमन बीइंग अंडर द एज ऑफ 18 years unless the majority is acquired earlier by the legislation applicable to the child। तो इन्होंने चाइल्ड उस बच्चे को बताया है जो 18 ईयर के अंडर में है। ठीक है, उसको इन्होंने चाइल्ड बताया है। इन्होंने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स में। ठीक है, चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द इंडियन सेंसस इज समवन हु इज अंडर द एज ऑफ 14। ऑब्वियसली बात, इंडियन सेंसस के अकॉर्डिंग तो चाइल्ड वही है। ये दो बातें ऊपर नीचे सेम हो गई हैं। द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड इज अ जुडिशियल बॉडी फाउंड इन 2007 अंडर पार्लियामेंट्स कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। ये जो हमारी थी ना, NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये हमारी जुडिशियल बॉडी 2007 में आई थी। ठीक है, और फाउंडेड किसने किसने करी थी? ये कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड 2005 में आया था। ठीक है, उसके अंडर में ये आई थी NCPCR। ठीक है, उसके अंडर में आई थी। अब राइट्स ऑफ अ चाइल्ड। अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स एंड एम्फसाइज द राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ कलर, कास्ट और क्रीड टू लिव विद डिग्निटी। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पता है प्रोटेक्ट करता है चाइल्ड के राइट्स को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ठीक है, ये कुछ बेसिक राइट्स हैं चाइल्ड के, जैसे कि सर्वाइवल राइट। चाइल्ड का बेसिक राइट है कि उन्हें फूड मिलना चाहिए, हाउसिंग मिलना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर अदर रिक्वायरमेंट थिंग उन्हें मिलनी चाहिए। डेवलपमेंटल राइट्स की चाइल्ड के पास राइट है कि वो मैक्सिमाइज कर सकता है अपने डेवलपमेंट को, अपनी एबिलिटीज को, अपनी स्ट्रेंथ को। ठीक है, पार्टिसिपेशन राइट, इनके पास राइट होता है कि पार्टिसिपेशन करें, एंगेज करें अपने आप को लाइफ के सारे पार्ट्स में, सोसाइटी के अंदर। ठीक है, प्रोटेक्शन राइट, इट इंश्योर दैट चाइल्ड इज सेफ फ्रॉम एंटी सोशल बिहेवियर। ये प्रोटेक्शन राइट इसलिए है कि तो एंटी सोशल बिहेवियर होता है, जैसे कि चाइल्ड अब्यूज हो गई या फिर सेक्सुअल अरेंजमेंट हो गई, इन सब चीजों से चाइल्ड को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो उसके भी राइट्स हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन राइट्स हैं चाइल्ड के पास जिनसे उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके अगर कोई सोशल अब्यूज है उस चीज से। रोल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, आखिर काम इसका रोल क्या है? It aims to ensure that all rules in India align with children's rights are emphasized by Constitution and the UN Convention on Child Rights. A child is someone जो 0 से 18 years के बीच में है, and it creates on case that belong to the most helpless dignified community. So basically इनका जो रोल है वो यही है कि जो हेल्पलेस कम्युनिटीज है उनकी हेल्प करना। ठीक है, जो हेल्पलेस डिवीजन जिन कम्युनिटीज के हुए हुए हैं चाइल्ड के,
उनकी हेल्प करना तो इनका बेसिक रोल है ही। ठीक है, और इनका अगर आप नॉर्मली देखोगे तो अगर चाइल्ड के प्रोटेक्शन की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है ना, इनका बेसिक तो काम यही हुआ कि चाइल्ड को प्रोटेक्ट करा जा सके, चाइल्ड के लिए सही लॉज बनाए जाए जो उनके बेनिफिट के लिए हो, उनकी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया जाए ताकि अगर वो मेंटली स्ट्रांग बनेंगे तो जाके आगे फ्यूचर में काम आएंगे ना। तो ये सारी चीजें मेंटेन करना है इनका काम, जिसका नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड का। एनसीपीसीआर के मेंबर्स कौन है? 6 मेंबर्स हैं हमारे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ठीक है, 6 मेंबर हमारे हैं इसके अंदर। इट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 वुमेन एसोसिएट्स, एंड इसके अंदर 2 वुमेन एसोसिएट होनी चाहिए। 6 मेंबर में से 2 तो वुमेन्स होनी ही चाहिए। द मेंबर ऑफ एनसीपीसीआर शुड होल्ड एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन। जो भी कोई मेंबर्स है हमारे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसके जो भी कोई मेंबर्स हैं, जो 6 मेंबर हैं, उनका ये जो फॉलोइंग हमने ऑक्यूपेशंस रखी है, एक्सपीरियंस होना चाहिए इसकी चाइल्ड हेल्थ में। चाइल्ड हेल्थ हो गया, इंटरेस्ट, केयर और ग्रोथ। ठीक है, एजुकेशन, रेगुलेशन रिलेटिंग चाइल्ड एबोलिशन, चाइल्ड लेबर, ये सारी चीजों के अंदर जो है इनका एक एक्सपीरियंस होना चाहिए एनसीपीसीआर मेंबर्स का। ठीक है, जुवेनाइल फेयरनेस और सुपरविजन, ये सुपरविजन ऑफ marginalized और ओवरलुक किड्स विद इम्पेयरेंट। तो इन सारी चीजों के ऊपर इन लोग के एक्सपीरियंस होना चाहिए जो एनसीपीसीआर के मेंबर्स होंगे उनका। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। The government of India enacted POCSO in 2012 to safeguard children from crimes such as sexual abuse, sexual assault, and sexual harassment and pornography. This act prescribes the penalties for the crime. The maximum penalty under this act is life imprisonment and a fine. तो पोस्को लाया इसलिए गया था ताकि जो चिल्ड्रन है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके सेक्सुअल अब्यूज से। ठीक है, और पोस्को के बारे में एक नॉर्मल क्वेश्चन पहले शायद आया है कि हाउ ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल हेरेसमेंट। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आया है तो पोस्को ला रखा है, और क्या चाहिए, पोस्को के अंदर पनिशमेंट्स है। ठीक है, प्लस ह्यूमन ऊपर से जो हमारे चाइल्ड के राइट है उसमें भी प्रोटेक्शन दी गई है चाइल्ड को। These rights are applicable to everyone, irrespective of any restriction. The basic rights of children in include in India. इंडिया के अंदर ये कुछ बेसिक राइट्स दिए गए हैं चिल्ड्रंस के। अगर आप अपने ध्यान से देखोगे तो आपको फंडामेंटल राइट्स देखेंगे। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, एंड राइट टू हेल्थ इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। ठीक है, एंड प्रीवियसली क्वेश्चन आया है ऐसा कि राइट टू हेल्थ इज द ह्यूमन राइट, मतलब ऐसी कोई कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स है, क्योंकि हेल्थ होगी तभी तो लाइफ होगी ना। राइट टू बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड इनटू अ लेबर, राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम hazardous एम्प्लॉयमेंट, राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट abuse। तो ये सारे राइट्स जो हैं हमारे यहाँ जो चिल्ड्रंस हैं उनको दिए गए हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये जो राइट्स हैं कहीं ना कहीं फंडामेंटल से मिलके ही तो बने हैं। फंडामेंटल राइट्स भी तो इंक्लूड है इसके अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं इसका काम क्या है। इसका काम ये है कि एग्जामिन एंड एवेलुएट करता है प्रोविजंस को। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको भी ये एग्जामिन करके एवेलुएट करता है। ठीक है, एंड रिकमेंडेशन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देता है। रिपोर्ट ऑन द ऑपरेशन ऑफ दो सेफगार्ड्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एनुअल बेसिस। ये एनुअल बेसिस पे जो है रिपोर्ट सबमिट करते हैं या फिर इंटरवल्स पे भी कर सकते हैं, जब उन्हें अप्रोप्रिएट लगे तब कर सकते हैं। इंक्वायर, और ये इंक्वायरी करते हैं अगर वॉलेशन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स का हुआ है कहीं भी तो उस चीज को लेकर इंक्वायरी करते हैं, लीगल एक्शंस लेते हैं। ठीक है, रिसर्च ऑन चिल्ड्रंस राइट पे रिसर्च करते हैं और इनकरेज करते हैं दूसरों को भी कि वो ऐसा करे। और जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज या प्रोग्राम्स हैं उन सबको ये देखते हैं, उन सबको चेक करते हैं। ठीक है, तो ये इनके उस रोल थे। अब बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992। Under the National Commission for Minorities Act 1992, the government formed the National Commission for Minorities। तो इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने क्या फॉर्म करा है? गवर्नमेंट ने फॉर्म करा है एनसीएम, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, विच कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स। ठीक है, तो इसके अंदर इतने मेंबर्स होते हैं। तो 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन शेल बी फ्रॉम अमंग द माइनॉरिटी कम्युनिटीज।
अब माइनॉरिटीज की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 5 मेंबर हैं तो 5 के 5 माइनॉरिटीज में से ही होंगे, इवन चेयरपर्सन तो माइनॉरिटी से ही होगा। ठीक है, तो वही बात बोली गई है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन से हैं माइनॉरिटीज के लिए, इसके ऊपर शायद क्वेश्चन आ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो रिलेटेड टू माइनॉरिटीज है हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दिए गए हैं, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में भी दिए गए हैं। अब जैसे कि आर्टिकल 14 है, पीपल्स राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये तो सबके लिए है। ये तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि कुछ स्पेशल क्लासेस के लिए, तो है तो सबके लिए। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन, और राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, तो ये सारे के सारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं माइनॉरिटीज को। ठीक है, अगर आप डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी है द ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट टू एंडेवर टू एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन स्टेटस, facilitate and opportunities among individual and group of people residing in different areas or engage different vacation। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कहीं ना कहीं, एप्लीकेशन ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब स्टेट के ऊपर, कि वो कहीं ना कहीं एंडेवर करे और हटाए, इन इक्वालिटीज को हटाए और अपॉर्चुनिटीज को फैसिलिटेट करे इंडिविजुअल्स और ग्रुप के बीच में। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में काफी सारी चीजें हैं जो हमारे माइनॉरिटीज को लेकर हैं। जैसे कि अगर 38A में दिया गया था फ्री लीगल एड, अगर आपने डीपीएस से पहले पढ़ा हो तो उसमें जैसे कि फ्री लीगल एड का प्रोविजन है, प्लस न्यूट्रिशन का प्रोविजन है, तो वो सब दिए गए हैं। माइनॉरिटीज के लिए भी वो चीजें हैं, इवन उनके लिए भी उन चीजों पे काम करा जाता है, तो आप वो चीजें इसमें मेंशन कर सकते हो। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटी। The Act defines as minority as a community notified as such by the central government। तो ये जो कम्युनिटी है नोटिफाइड करी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसा डेफिनेशन में दिया गया है माइनॉरिटीज की अंडर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992। अब इनके रोल क्या है, इनके रोल ये है कि काम करें और सेफ गार्ड करें कॉन्स्टिट्यूशन लॉज जो हैं उन सबको सेफ गार्ड करें, इवन रिकमेंड करें अपनी अपनी जो स्टडीज हैं उसको रिकमेंड करें पार्लियामेंट के अंदर, या जो लॉज है उसको रिकमेंड करें माइनॉरिटीज के लिए। इट ऑल्सो में रिकमेंडेशन फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ गार्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वही है, रिकमेंडेशन करें, एवोल्यूशन करें कि कितनी प्रोग्रेस हुई है स्टेट में और यूनियन के अंदर। इवन जो कंप्लेंट्स हो रही हैं, जो कंप्लेंट्स हो रही हैं रिगार्डिंग द डेप्रिवेशन, उसको उसके ऊपर लोग ध्यान देते हैं। प्लस जो भी सेफ माइनॉरिटीज को सेव करने के लिए जो इम्पोर्टेंट स्टेप लिए जाएं या अथॉरिटीज से बात की जाए, वो सारे मैटर्स में डील करते हैं। ये रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं प्रॉब्लम्स के, जो माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम है उसके बारे में। ये स्पेशल रिपोर्ट बनाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या फिर किसी भी मैटर्स में जो माइनॉरिटी से रिलेटेड है, जो माइनॉरिटीज काफी टाइम से फेस कर रही हैं, उस मैटर्स पे स्पेशल रिपोर्ट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। एनी अदर मैटर विच मे बी रिलेटेड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर कोई भी मैटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड भी हो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई फैसला है उससे प्रॉब्लम हो रही है माइनॉरिटीज को, तो एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है उस चीज को लेकर। ठीक है, तो माइनॉरिटीज के लिए कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर काफी ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके लिए फ्रीडम्स भी हैं। ठीक है, वो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज भी है। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। तो एक्सप्लेन द माइनॉरिटी राइट एंड स्कोप ऑफ देयर प्रोटेक्शन इन इंडिया। यार इनके राइट्स हैं इंडिया के अंदर, अभी तो हमने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएस डिस्कस करें, आप इसमें वो चीज लिख सकते हैं। ओके, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो नेशनल कमीशन वुमेन के बारे में हमने अभी जो जो पढ़ा कि वो क्यों लाई गई, उसके लाने का रीजन क्या था, उनके फंक्शंस क्या थे, प्लस उनका कंपोजिशन क्या था, तो वो चीज़ आप इसमें लिख सकते हैं। डिस्कस द कन्वेंशन ऑन द चाइल्ड ऑफ राइट। तो इसमें आप कन्वेंशन के बारे में लिखेंगे, राइट्स चाइल्ड ऑफ राइट्स की कन्वेंशन हुई थी, पहले यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आई थी चाइल्ड ऑफ राइट्स को लेके, उसके बाद पार्लियामेंट में आया था। ठीक है, तो ये चीज आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, प्लस चाइल्ड के कुछ जो राइट्स हैं वो चीज आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अब अगर आपने ये वीडियो देखी होगी पूरी, तो इसके अंदर आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं अपने आप पढ़ने से। तो ये तीनों टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है ही, अगर इनसे क्वेश्चन आएगा तो मैं कह रही हूँ अभी भी कि एक बार प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स है उसको पढ़ लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आता है वो कहीं ना कहीं इन चीजों को रिलेट करके आता है।
पहले के क्वेश्चन पेपर्स अगर आप देखेंगे तो वो ऐसा आया है कि पहले जो डिफरेंसेस आए ह्यूमन राइट्स में और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस क्या होते हैं। इवन ये भी आया है कि ह्यूमन राइट्स कहाँ कहाँ फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है, या फिर इस तरीके से जो क्वेश्चंस आए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार फंडामेंटल राइट्स को रीड कर लेना, ठीक है। और बाकी ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ऐसे आए हुए हैं, इस वीडियो को देखने के लिए गाइस थैंक यू सो मच। एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। ओके। और वो बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात रह गई, जो लास्ट में करनी तो पहले करनी चाहिए थी। तो बात यह है कि अगर आप लोग चाहें कि ऐसा कोई टॉपिक डिस्कस हो या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए जाएं, तो एक बार उस बारे में मुझे बता दीजिएगा। या फिर जो लोग मेरे से इंस्टा पे कनेक्टेड हैं या फिर जो लोग व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं, एक बार वो लोग ये चीज़ बता देना। मैं आपको एक पेपर या फिर एक पीडीएफ फॉर्म में कुछ क्वेश्चन शेयर कर दूंगी, उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन फिर भी कह रही हूँ कि ह्यूमन राइट्स से क्वेश्चन घुमा के आते हैं, सो प्लीज गाइस ऐसे सोच के बिल्कुल मत जाना कि जो आपको एज इट इज दे रखा है वो एज इट इज आएगा, एज इट इज नहीं आता है, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप मैंने आप लोगों की नींद नहीं उड़ाई हो। सो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम गाइस, ठीक है। तो कल अच्छे से एग्जाम अटेंड करके आइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड प्लीज गाइस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। किसको प्रीवियस नोट चाहिए हो तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना। और इसके नोट्स प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैंने इसे पीडीएफ में भी फॉर्म पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करा है, तो इसके आप डायरेक्ट या तो स्क्रीनशॉट ले लेना अगर ज़्यादा जल्दी है, वरना 1 घंटे में तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज।